नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और हम आज फिर से अपने हिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर 3 का जो रिवीजन चर्चा चल रही है उसका आज तीसरा और अंतिम वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है वेदर चांडालास एक्सेप्टेड द लाइफ ऑफ डिग्रेडेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द धर्मशास्त्रास, हाउ हैव हिस्टोरियंस ट्राइड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस, डिस्कस। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये जानने के लिए कि चांडाल्स के साथ जो व्यवहार होता था, बुरा व्यवहार होता था, क्या वो उस बुरे व्यवहार को उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि चलो भाई हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, हम अब मान लेते हैं इसको, और उसी के अनुसार वो चलते रहते थे, या कभी विरोध भी करते थे। तो ये जानने के लिए इतिहासकारों ने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, बुद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन किया है और उसका एनालाइज करके उन्होंने देखा है कि भाई चांडालों की क्या पोजीशन थी, वो किस तरह का व्यवहार करते थे। तो आमतौर पर कई बार तो इन ग्रंथों में भी यही लगता है कि चांडाल अपनी जो दयनीय दशा है, जो खराब दशा थी, उसको चुपचाप स्वीकार कर लेते थे और यही मानते थे कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया तो अब हम ऐसे रहेंगे, और कोई विरोध नहीं करते थे। लेकिन कई बार चांडालों के द्वारा भी विरोध करता हुआ दिखा गया है और ये बौद्ध ग्रंथों में दिखाई दिया है। तो जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, पेज नंबर 67 पर जो बॉक्स है द बोधिस्ता एज ए चांडाला, तो उसमें एक जो मातंग जातक की कथा बताई गई है, जिसमें बताया गया कि मातंग नाम का एक चांडाल था और जब उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो उसने उसके प्रतिरोध किया। और इस तरह से उस कहानी से हमें पता चलता है कि चांडाल जो हैं वो अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को चुपचाप सहन नहीं करते थे, बल्कि उसका प्रतिरोध भी करते थे, उसका विरोध भी करते थे। तो इस बात को आप पेज नंबर 67 की जो कहानी है, जो बॉक्स में दे रखी है, द बोधिसत्ता एज ए चांडाला, उसको पढ़ेंगे आपको क्लियर होगा। और इसके अलावा पेज नंबर 66 का जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है, वहाँ से आपका ये आंसर शुरू होगा और इसमें जो मातंग जातक की कहानी को समेटते हुए आपको इसका उत्तर लिखना है और आपको बताना है कि आमतौर पर सामान्य तौर पर वो चांडाल जो है अपनी खराब स्थिति, अपने दुर्व्यवहार, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसे स्वीकार कर लेते थे, लेकिन कई बार वो इसका विरोध भी करते थे, जैसा कि मातंग जातक की कहानी से हमें पता चलता है। तो ये आपको बताना पेज नंबर 66 और 67। अब इसके साथ ही हमारा ये जो तीसरा पार्ट था इस चैप्टर का वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसके चौथे पार्ट पर आ रहे हैं और चौथा पार्ट है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। यानी इसमें हम चर्चा करेंगे कि जो संपत्ति है, संसाधन है, उसका बंटवारा किस तरह से था, समाज के किस किस वर्ग को संपत्ति का अधिकार था, और क्या संपत्ति के अधिकार के अनुसार ही समाज में उनका स्टेटस निर्धारित होता था। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्त्रियों के बारे में। समाज में स्त्रियों का संपत्ति पर क्या अधिकार था, उनका क्या स्टेटस था, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पर आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है, social differences between men and women were sharpened because of the differences in access to resources. Discuss in the light of the Dharmashastra and story of Mahabharata. Discuss in the light of the rules of the Dharmashastra and the study of Mahabharata. तो हमें जब हम महाभारत की कहानी को देखते हैं तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात महिलाओं की स्थिति और वो संसाधनों के बारे में महिलाओं की स्थिति पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे सामने आता है वो है कि जब पांडवों ने, यानी युधिष्ठिर ने, जुए में जब वो खुद अपने आप को भी हार गए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी साझा पत्नी द्रौपदी को जुए के दांव पे लगा दिया और उन्हें भी हार गए। तब द्रौपदी ने सवाल किया था कि क्या मुझे दांव पे लगाने से पहले वो स्वयं अपने को हार गए थे युधिष्ठिर। तो इस बार में दो सवाल उठते हैं कि भाई युधिष्ठिर जब खुद ही हार गए थे अपने आप को, तो एक हारे हुए व्यक्ति जो खुद किसी का दास बन गया है, अब उसको अपनी पत्नी को किसी और पर किसी को दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अब उसकी पत्नी भी उसकी नहीं रही, वो खुद दास बन गया किसी और का। लेकिन दूसरा व्यू है कि नहीं, दास बन गया लेकिन उसके बावजूद भी उसका अपनी पत्नी पर अधिकार है और वो उसको भी अभी भी दाव पर लगा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया और फिर जो धृतराष्ट्र था उन्होंने उनके पांडवों के हारने के बावजूद उनकी सारी संपत्ति वापस लौटा दी, तो इसलिए प्रश्न रिजॉल्व नहीं हुआ। लेकिन इस पूरी घटना से ये पता चलता है कि स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी,
क्योंकि स्त्री को एक वस्तु के तौर पर देखा जाता था और उसको दांव पर मतलब जुए में एक बाजी के तौर पर लगाया जाता, यानी वो जैसे वो किसी की संपत्ति है। तो ये हमें पता चलता है। और इसका मतलब ये है कि स्त्री का अपना संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, वो किसी दूसरे की संपत्ति मानी जाती थी। इस कहानी से तो ये पता चलता है। ये तो रही महाभारत की बात। लेकिन अगर हम धर्मशास्त्रों यानी मनुस्मृति की बात करें तो महिलाओं को संपत्ति पे क्या अधिकार था, इसके बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो मनुस्मृति में बताया गया कि किसी पुरुष के मरने के बाद उसकी संपत्ति का बंटवारा उसके पुत्रों में होगा और जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको एक स्पेशल शेयर, एक विशेष हिस्सा भी दिया गया, यानी उसको बाकी पुत्रों से कुछ ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जो उसकी बेटियां हैं यानी विमेन है जो घर की, उनको इस संपत्ति में, उस व्यक्ति की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, उनका संसाधनों पर अधिकार नहीं था। एक तो ये बात यहाँ से पता चल रही है। लेकिन महिलाओं को अपने जो मैरिज के समय स्त्री धन उन्हें मिलता था, उस स्त्री धन को अपने पास रखने का अधिकार था और उस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता। महिला की मृत्यु के बाद उनका जो संपत्ति है, महिला के मरने के बाद उसकी संपत्ति जो उसका स्त्री धन है वो उसके बच्चों को मिलेगी, पति को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी यहाँ तक स्त्री का संसाधनों पर अधिकार था, इतनी मात्रा तक बस। और लेकिन इसी समय मनुस्मृति ये भी कहती है कि स्त्री को वार्न करती है, उसको चेतावनी देती है कि वो अपने पति की आज्ञा के बिना जो फैमिली प्रॉपर्टी है, परिवार की संपत्ति, उसे होर्ड यानी इकट्ठा ना करे। और यहाँ तक कि जो उसके खुद के वैल्यूएबल्स हैं, यानी जो उसके खुद के गहने जेवर और मूल्यवान संपत्तियाँ स्त्री की, उनको भी वो बिना अपने पति की परमिशन के इकट्ठा ना करे, होल्ड ना करे। तो इसका मतलब महिलाओं का संसाधनों पर अधिकार बहुत ही सीमित था। और लेकिन हमें ये दिखता है कि प्रभावती गुप्ता जो वाकाटक क्वीन थी, वाकाटक वंश की रानी थी, जो वैसे चंद्रगुप्त की बेटी थी और वाकाटक के यहाँ उसकी शादी हुई थी, तो वो तो अपने राज्य की रानी बन गई थी और वो संपत्ति उसके पास थी और वो दान भी करती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, वहाँ की स्त्रियों को हो सकता है कि संपत्ति पर कुछ अधिकार हो, संसाधनों पर कुछ अधिकार हो, लेकिन आम तौर पर जो भी महत्वपूर्ण संपत्तियाँ संसाधन थे जैसे लैंड, कैटल, मनी, इन सब पर पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। महिलाओं को इसमें बहुत कम हिस्सा मिलता था, ना के बराबर उनका अधिकार होता था। और क्योंकि महिलाओं का संपत्ति पर कोई खास अधिकार नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे, इसी वजह से सामाजिक रूप से भी उनकी स्थिति काफ़ी निम्न थी पुरुषों के मुकाबले में। और इसका उदाहरण महाभारत की उस कथा से ही मिल रहा है कि जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर जैसे धर्मराज, बड़ा न्यायप्रिय, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा व्यक्ति भी अपनी पत्नी को एक संपत्ति मान रहा है, उसे जुए पे दाव पे लगा रहा है। तो ये स्त्रियों की स्थिति की निम्न स्थिति को दिखाता है समाज में। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि महिलाओं को संपत्ति पे अधिकार नहीं था। तो ये इस पर सवाल आएगा तो आप इसको यही सब चीज़ें इसके बताएंगे। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि वर्ण के आधार पर संपत्ति या संसाधनों पर अधिकार के बारे में अब हमें चर्चा करनी है। तो इसके बारे में अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछें तो क्वेश्चन ये आएगा, वो है कंपेयर द ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट व्यू ऑन वर्णा एंड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। यानी जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे, उनका संपत्ति पर कितना कितना अधिकार था इन धर्मशास्त्रों और बौद्धिस्ट ग्रंथ के अनुसार, और इसके अनुसार क्या उनका सामाजिक स्टेटस तय होता था, ये देखना है। तो हमें पता ही है कि जो धर्मशास्त्र थे, मनुस्मृति थे, वो तो ये कहते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका समाज में ऊंचा स्थान होगा। इनके काम भी बता रखे थे कि भाई ये कि ब्राह्मण यज्ञ करेंगे ये, और उनको इसके बदले में दान मिलेगा, पठन पाठन करेंगे। क्षत्रिय युद्ध करेंगे, प्रशासन करेंगे, राज करेंगे, यज्ञ करवाएंगे और दान देंगे। वैश्य जो हैं वो व्यापार करेंगे, कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, दान करेंगे, ये और इस तरह से था। और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, यानी उनके लिए आदर्श
ऑक्यूपेशन केवल गुलामी था कि वो इनकी भी गुलामी करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि शूद्रों को संपत्ति या संसाधनों पर अधिकार नहीं था धर्मशास्त्रों के अनुसार, और आमतौर पर थी भी स्थिति यही। अधिकांश जो शूद्र थे वो बहुत ही गरीब निम्न श्रेणी के थे, और इसके हिसाब से संपत्ति पर अधिकार के हिसाब से तो राजा सबसे वेल्दी होता ही था। ब्राह्मण भी अच्छे स्थिति में होते थे, लेकिन कई बार गरीब ब्राह्मणों का जिक्र भी है। लेकिन जो सबसे खराब स्थिति वो शूद्रों की थी, क्योंकि उनका संपत्ति पर जरा भी कोई अधिकार नहीं होता था। तो इसके वजह से हमने देखा कि संपत्ति पर, संसाधनों पर अधिकार न होने के कारण शूद्रों की सामाजिक स्थिति भी खराब थी। ये ब्राह्मणिकल व्यू है। लेकिन अगर हम बुद्धिस्ट व्यू देखें तो बुद्धिस्ट व्यू इस ब्राह्मणिकल व्यू को नहीं मानता है, और वो इस वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानता है बुद्धिस्ट व्यू, और वो इस वर्ण व्यवस्था को नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल भी नहीं मानता है, और ना ही वो ये मानता है कि जो बर्थ के बेसिस पर किसी व्यक्ति का स्टेटस तय होता है। तो इसलिए उस बुद्धिस्ट व्यू के अनुसार संपत्ति जिस पर भी होगी, चाहे उसका बर्थ किसी भी वर्ण में हुआ हो, जिस पर भी संपत्ति होगी उसी का स्टेटस अच्छा हो जाएगा। तो वो इस बात को मानता है बुद्धिस्ट व्यू। और इस बात को समझाने के लिए पेज नंबर 70 पर आपको एक बॉक्स में एक कहानी दे रखी है मंजिम निकाय की। मंजिम निकाय, उसमें अवंतिपुत्र नाम का एक राजा है और एक बुद्ध का डिसाइपल है, बुद्ध का शिष्य है काचना। उनके बीच के वार्तालाप से बताया गया है। तो अवंतिपुत्र पूछता है कि क्या शूद्र जो है उसका भी स्टेटस अच्छा हो सकता है। तो अवंतिपुत्र तो जो कांचना है वो ये कहता है कि भाई शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इससे सामाजिक स्थिति तय नहीं होती। स्थिति तय होती है संसाधनों पर स्वामित्व से। जिसके पास भी संसाधनों का स्वामित्व होगा, चाहे भले ही वो जन्म से शूद्र हो, लेकिन समाज में उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और वो उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को कहता है कि अगर किसी शूद्र के पास भी संपत्ति है तो उसकी भी सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म जो था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे, बुद्धिस्ट विचारधारा जो थी, वो ये कहती है कि कि जन्म के आधार पर किसी का स्टेटस तय नहीं होता, सामाजिक स्थिति तय नहीं होती, बल्कि संपत्ति के आधार पर तय होती है। जिसके पास भी संसाधनों का नियंत्रण होगा वो उसका सामाजिक स्थिति ऊंची होगी। तो आपको इस तरह से ब्राह्मणिकल व्यू और बुद्धिस्ट व्यू इन दोनों के बारे में पता चल गया। तो ब्राह्मणिकल व्यू के हिसाब से जो जन्म के आधार पर स्टेटस तय होगा, सामाजिक स्थिति तय होगी। और क्योंकि उसने सभी वर्णों के हिसाब से ये भी बता रखा था कि किसका क्या ऑक्यूपेशन होगा, और शूद्रों का ऑक्यूपेशन बताया था कि वो इन तीनों ऊपर के वर्णों की सेवा ही करेगा। तो निश्चित रूप से शूद्रों के पास ना कोई संसाधन होंगे, ना कोई संपत्ति होगी, और उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न रहेगी। लेकिन बुद्धिस्ट व्यू इस बात को नहीं मानता। वो कहता है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है वो इस बात को नहीं मानता, और ना ये मानता है कि किसी का जो सामाजिक स्तर है वो उसके जन्म से निर्धारित होता है। वो कहता है कि संपत्ति से निर्धारित होता है, संसाधनों तक पहुँच से निर्धारित होता है। अगर किसी शूद्र के पास भी अच्छी संपत्ति होगी तो उसका सामाजिक स्तर ऊंचा उठेगा। तो इस तरह से आपको ये कंपैरिजन करके बताना है। और कई बार इन पर अलग सवाल भी आ सकता है कि ब्राह्मणिकल व्यू क्या था, केवल उसी पर सवाल आए, शूद्रों के या सामाजिक संपत्ति पर अधिकार के बारे में वर्ण व्यवस्था के आधार पर, और या केवल ये पूछ सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट व्यू है वो क्या है, संसाधनों पर स्वामित्व के हिसाब से सामाजिक स्थिति के बारे में। तो ये आपको पेज नंबर 69 और 70 यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिलेगा, और इसमें आपको मध्यम निकाय का उदाहरण भी देना है, और इस तरह से आपको इसके पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। अब हमारे सामने एक और प्रश्न आता है, और वो है शेयरिंग वेल्थ वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसरी वर्च्यू टू बी ट्रीटेड एज रेस्पेक्टेबल इन एंशियंट तमिल काम डिस्कस। तो अभी तक आपने देखा कि उत्तर भारत में तो हम देख रहे हैं कि संपत्ति के आधार पर सामाजिक स्थिति तय होती है। जिसके पास जितना ज़्यादा संपत्ति होगी उसका सामाजिक दर्जा उतना ही ऊंचा माना जाता था। लेकिन तमिलकम यानी दक्षिण भारत में, जहाँ आजकल जो तमिलनाडु है, वहाँ पर संपत्ति जिसके पास ज़्यादा है, जो जोड़ के रख रहा है, उसको रेस्पेक्टेबल नहीं माना जाता, बल्कि उसे कंजूस मान के उसको हे दृष्टि देखा जाता था। सम्मान उसे मिलता था, रेस्पेक्ट उसे मिलती थी जो अपनी संपत्ति को दूसरों को बांटे, दूसरों की सहायता करे। ये बात तमिल जो साहित्य है, संगम साहित्य, उसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो
जो वर्चुअस मतलब जो जेनरस लोग हैं, जेनरस चीफ हैं, जेनरस राजा हैं, जो अपनी संपत्ति दूसरों को बांट देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, उनको रेस्पेक्टेबल दिखाया गया, ना कि जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है उसको। जैसे उदाहरण के तौर पर पेज नंबर 71 पर द पुअर जेनरस चीफ नाम का एक आपका एक बॉक्स है, उसमें यही दिखाया गया कि एक ऐसा सरदार है जिसके पास अपने पास कोई संपत्ति नहीं है, वो खुद ही गरीब हो रहा है, उसके पास खुद ही पैसा नहीं है, लेकिन अगर कोई याचक उसके पास आ जाए कुछ मांगने, तो वो ना तो ये कह पाता था कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, इससे तो उसका मतलब स्वाभिमान कम होगा, और ना देने से मना कर सकता था इसलिए भी उसका, क्योंकि इससे भी उसका स्वाभिमान कम होगा। तो वो कहता था कि तुरंत वो जब कोई याचक उसके पास ऐसा मांगने आता था तो उसे मना करने की बजाय कहता आप बैठो, और तुरंत अपने गांव के लोहार के पास जाता था, भाई एक मेरा भाला बना दे, मैं अभी युद्ध करके संपत्ति जीत के लाऊंगा और ये जो मेरे पास मांगने आया याचक उसको दूंगा। और उसके ऐसी जो मनोदशा वाले, ऐसे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, ऐसे राजा को बहुत ज़्यादा जो है सम्मान के रूप में दिखाया गया है इन तमिल साहित्य में, तमिल संगम साहित्य में। तो ये बात आपको पेज नंबर 70-71 पे देखेगी, और इसमें आपको ये जो 71 पर बॉक्स दे रखा है उसकी बात भी आपको बतानी है अपने आंसर में। तो हमने देखा कि संपत्ति के आधार पर सामाजिक दर्जा निर्धारित होता है। ये बात महिलाओं के बारे में नहीं, क्योंकि महिलाओं के पास कोई संपत्ति नहीं थी, संपत्ति पर उनका अधिकार ज़्यादा नहीं होता था, तो इसलिए उनका सामाजिक दर्जा कम था। शूद्रों के बारे में देखा कि वो उनका भी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता, संसाधनों पर अधिकार नहीं होता, इसलिए उनका सामाजिक दर्जा कम होता था। और अब जो हम देख रहे हैं कि और जिसके पास संपत्ति होती थी उसके सामाजिक दर्जा ज़्यादा होता था, ये उत्तर भारत में। लेकिन दक्षिण भारत में इसका थोड़ा उल्टा भी दिखता है। वहाँ पर जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो वो रेस्पेक्टेबल नहीं है, बल्कि जो जेनरस है, जो दानशील है, जो उदार है, जो दूसरों की सहायता करता है, जो अपनी संपत्ति बांट देता है, उसका ज़्यादा रेस्पेक्टेबल, उसका सामाजिक दर्जा ऊँचा है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, उसके हिसाब से आपको अपना आंसर देना है, जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से। अब अगला जो प्रश्न है वो है, कंपेयर द ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 72 और पेज नंबर 61 पर मिलेगा। आपको याद है कि जो ब्राह्मणिकल व्यू है वो ये है कि जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, वो डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, यानी भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है, इसलिए हम सबको उसका पालन करना चाहिए। और जो राजा है वो भगवान ने बनाया, इसलिए सबको उसकी बात को मानना ही चाहिए, कोई उसका विरोध नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी आदेश दे उसका हमें मानना चाहिए। ये था ब्राह्मणिकल व्यू। लेकिन जो बुद्धिस्ट व्यू है वो राजत्व को, किंगशिप को कोई डिवाइनली ऑर्डेन्ड यानी भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं मानता, बल्कि मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ मानता, उसे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मानता है। पेज नंबर 72 पर आपको दिखा रखा है, फिफ्थ जो टॉपिक है हमारा, फिफ्थ भाग जो अब जो शुरू हो गया वो है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बुद्धिस्ट व्यू कहता है कि राजा को भगवान ने नहीं बनाया है, बल्कि आम जनता ने बनाया। उनको एक कहानी बताते हैं कि भाई पहले तो कोई राजा नहीं होता था और सब आराम से रहते थे, किसी तरह का कोई झंझट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, सब अपने प्रकृति के अनुसार रहते थे, कोई लालच नहीं था, कोई छीन झपट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, सोशल कॉम्प्लेक्सेशन बढ़े, तो लड़ाई झगड़ा होने लगा, चोरी चकारी होने लगी। तो इन सब को रोकने के लिए लोगों ने तय किया कि भाई हमारा कोई ऐसा राजा होना चाहिए जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब की व्यवस्था करे, और बदले में हम उसको चावल यानी अनाज देंगे, यानी टैक्स देंगे। तो इसका मतलब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ समाज के बीच में। जनता ने कहा कि हम तुम्हें टैक्स देंगे और तुम बदले में हमारी रक्षा करना। तो इसका मतलब राजा कोई भगवान के द्वारा बनाया गया व्यक्ति नहीं है या संस्था नहीं है, बल्कि वो जनता ने, समाज ने बनाया, लोगों ने बनाया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो सही काम नहीं करेगा तो जनता उसे बदल भी सकती है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात भी आती है, यहाँ पर लोकतंत्र की बात भी आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट व्यू जो है किंगशिप का और जो
अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ और इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू सेफ गार्ड द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। उन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि ब्राह्मण का व्यू कहता है कि राज व्यवस्था, राजा जो भगवान ने बनाई है उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो वो ऑर्डर दे रहा है उसको मानना पड़ेगा, उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। जबकि बुद्धिज़्म कह रहा है कि जो शासन व्यवस्था है, जो किंगशिप है, वो भगवान ने नहीं बल्कि जनता ने अपनी खुद की सुरक्षा और अपनी सुविधा के लिए बनाई है। लोग उन्हें टैक्स देना स्वीकार किया और बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा करने का जिम्मा लिया। तो एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर कोई डिवाइन ऑर्डर नहीं है बल्कि एक ह्यूमन एलिमेंट है, और अगर राजा ढंग से काम नहीं करेगा तो जनता को उसे बदलने का भी अधिकार है। तो इस तरह से दोनों के किंगशिप थ्योरी में अंतर है। ब्राह्मणिकल किंगशिप थ्योरी कहती है कि राजा भगवान के द्वारा बनाया गया है और सब जनता को उसे भगवान का अवतार मान के उसकी बात माननी चाहिए। जबकि बुद्धिस्ट थ्योरी कहती है कि नहीं, जो किंगशिप है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जनता ने और राजा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। जनता ने कहा कि हम तुम्हें टैक्स देंगे यानी अनाज देंगे और बदले में तुम हमारी सुरक्षा करना। तो ये कोई भगवान ने नहीं बल्कि जनता ने अपनी सुविधा सुरक्षा के लिए बनाया है, और अगर राजा काम ढंग से नहीं करेगा तो जनता को उसे बदलना भी उचित है। तो इस तरह से ये पांचवा टॉपिक, हमारा पांचवा पार्ट जो है वो इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं छठे चैप्टर इस चैप्टर के छठे भाग पर। वो है व्हाट एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस व्हेन दे एनालाइज टेक्स्ट्स। जैसा हमने देखा कि इस काल के सामाजिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए टेक्सचुअल ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, इन्हीं का अध्ययन करके निकाला गया है सारी सोशल हिस्ट्री। तो जब टेक्सचुअल ट्रेडिशंस यानी टेक्स्ट को पढ़ते समय जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, किन किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका पेज नंबर 72 पर दे रखा है। तो वो एक तो देखते हैं कि लैंग्वेज, किस भाषा में लिखा है ये ग्रंथ, क्या संस्कृत में लिखा है या तमिल में लिखा है या प्राकृत पाली में लिखा है। संस्कृत में लिखा है तो इसका मतलब ब्राह्मणों यानी विद्वान लोगों के लिए लिखा होगा और उन्हीं के द्वारा लिखा होगा, उन्हीं के लिए लिखा गया होगा। प्राकृत पाली तमिल में लिखा है तो यानी लोकल लोगों, आम जनता के लिए लिखा गया है। इस तरह से बात पता चलती है। इसके अलावा जो है कि काइंड ऑफ टेक्स्ट कैसा है, क्या इसमें मंत्र हैं विद्वानों के द्वारा बोले सुने जाने वाले, या इनमें स्टोरीज़ है जो आम जनता को भी सुनाई जा सकती है। फिर एक चीज़ देखी जाती है, इसके ऑथर या ऑथर्स कौन है, इसकी ऑडियंस कौन है, किन लोगों के लिए लिखा गया है, और इसकी डेट, पॉसिबल डेट क्या है इसकी पॉसिबल डेट क्या है, और पॉसिबल मतलब कब कब ये लिखा गया होगा, इसकी डेट्स क्या हैं, किन प्लेसेस पर, प्लेस कहाँ है जहाँ, अब वो प्लेस कौन सा है, वो स्थान कौन सा है जहाँ पर ये लिखा गया है, और इसमें कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है यानी ये इसमें क्या कुछ उपदेश हैं या कहानियाँ हैं। इन सब बातों को इतिहासकार एनालाइज करते हैं जब भी वो किसी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, तो इन सब बातों को देखा जाता है। तो इस पर एग्जाम में सवाल आता है कि किसी ग्रंथ को एनालाइज करते समय किन बातों को देखा जाता है। तो इन्हीं सब बातों को यानी लैंग्वेज को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि इसमें काइंड ऑफ टेक्स्ट क्या है, और इसके देखा जाता है ऑथर या ऑथर्स कौन से हैं, डेट कौन सी है, प्लेस कौन सी है, और उसमें कंटेंट क्या है टेक्स्ट का। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जाती हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, और ये आपको इसका उत्तर पेज नंबर 72-73 में मिलेगा, और अगला जो क्वेश्चन है वो है एनालाइज द महाभारत ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑथर्स एंड डेट्स। तो अगर हम ये, इसका उत्तर आपको पेज नंबर 73-74 पर मिलेगा 6.1 6.2 में। तो जहाँ तक हम लैंग्वेज की बात करें महाभारत की, तो ये संस्कृत में लिखा है, लेकिन इसकी जो संस्कृत है वो आसान संस्कृत है, वेदों जैसी संस्कृत नहीं है, प्रशस्ति जैसी मुश्किल संस्कृत नहीं है, आसान संस्कृत है जिससे आम लोग आसानी से समझ सकें। एक तो ये बात हो गई लैंग्वेज के बारे में। अब जो दूसरी बात है वो है कि कंटेंट क्या है। कंटेंट को जो हिस्टोरियंस हैं वो आमतौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं महाभारत के कंटेंट को, एक नैरेटिव और दूसरा डाइडेक्टिक। नैरेटिव मतलब कहानियाँ और डाइडेक्टिव मतलब उपदेश। तो महाभारत में दोनों ही चीज़ें, कहानियाँ भी हैं, नैरेटिव भी है, और डाइडेक्टिक भी यानी उपदेश भी हैं। वैसे इनके बीच में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है।
कहानी कहते कहते उपदेश दिया जाने लगता है और उपदेश कहते कहते कहानी के माध्यम से समझाया जाने लगता है। तो नैरेटिव पार्ट कब डायडेक्टिक बन जाता है और कब डायडेक्टिक पार्ट कब नैरेटिव बन जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इनका डिवीज़न नहीं है। वो दोनों मिले जुले हैं, कोई इनके बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। और जो इसका सबसे फेमस डायडेक्टिक पार्ट है महाभारत का, वो है भगवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि महाभारत के लैंग्वेज संस्कृत है, आसान संस्कृत है, और कंटेंट जो है नैरेटिव भी है, डायडेक्टिक भी है, लेकिन उनके बीच में कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम और हाँ, इसको इतिहास भी कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है दस इट वॉज, ऐसा ही हुआ था। तो क्या ये हमारी एपिक वास्तव में हुई थी? तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं भाई ये वास्तव में होता, तभी लोगों के जो यादों में वो बसा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस, यानी इसकी पुष्टि करने वाला कोई दूसरा एविडेंस तो मिला नहीं, केवल कहानी है। तो ये इस तरह से अभी तक इतिहासकारों के बीच में वाद विवाद चल रहा है। अब बात करते हैं ऑथर्स और डेट्स के बारे में कि जो हमारे महाभारत के ऑथर्स कौन थे। शुरुआत में तो जो इसके ऑथर थे वो चैरियटर्स बार्ड थे, यानी सूत थे, जो सारथी होते हैं रथ चलाने वाले। वो वीरों के साथ जाते थे, योद्धाओं के साथ उनका रथ चलाते हुए, और वो सब देखते थे और फिर उन्हीं की बातों को कहानियों के तौर पे कहते थे। तो यानी शुरुआत में जो महाभारत लिखा गया वो चैरिटियर बार्ड्स के द्वारा, यानी सारथियों जिन्हें सूत कहा जाता था, उनके द्वारा। लेकिन 500 BCE से महाभारत को लिखने की जो जिम्मेदारी वो ब्राह्मणों ने ले ली और फिर ब्राह्मण लिखने लगे। उस समय तक ही कुरु और पंचाल जैसे जो हम देखते हैं कि किंगडम बनने लगे थे। तो हो सकता है कि उन राजाओं को अपना इतिहास, अपनी गाथाएं लिखवाने का शौक आया हो और इसलिए उन्होंने ये काम प्रीस्ट को, यानी ब्राह्मणों को दे दिया हो, चैरिटर्स से लेकर। तो कहने का मतलब यह है कि 500 BCE से ये काम, यानी महाभारत को लिखने का काम ब्राह्मणों के हाथ में आ गया था। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि मतलब ये ब्राह्मणों के हाथ में क्यों आया? क्योंकि एक तो यही कि वो अपने इतिहास गौरवपूर्ण ढंग से लिखवाना चाहते होंगे जो राजा हैं, या और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो पुरानी सोशल वैल्यूज़ की जगह नई सोशल वैल्यूज़ आ रही होंगी और उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा ये लिखवाना शुरू करवाया होगा। फिर इस महाभारत को लिखवाने का जो दूसरा फेज़ शुरू होता है वो है 200 BCE से 200 CE के दौरान। इस दौरान विष्णु की भक्ति, विष्णु की पूजा एक मुख्य कल्ट के रूप में विकसित होने लगी थी। तो जो कृष्ण वासुदेव की जो कथाएं हैं और जो गीता है, गीता का उपदेश है, वो सब इसी दौरान महाभारत में जोड़ा गया होगा ब्राह्मणों के द्वारा। और फिर 200 से 400 CE के दौरान हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा डायडेक्टिक पोर्शन मनुस्मृति जैसा महाभारत में जोड़ दिया गया, और इसीलिए जो महाभारत पहले केवल 10,000 वर्सेस 10,000 श्लोकों का होता था वो 1,00,000 श्लोक का बन गया। और इसमें बहुत सारे जो हैं वो बातें, पूरे समाज के नॉर्म्स वगैरह सब जुड़ गए होंगे। तो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि महाभारत की रचना जो सेज यानी ऋषि व्यास हैं उन्होंने की थी, वो इसके ऑथर हैं। और स्क्राइब जो लिखने वाले हैं, यानी व्यास तो बोलते गए और जो क्लर्क के तौर पर लिख रहे थे वो गणेश जी हैं, भगवान गणेश। तो इसका एक चित्र भी आपको पेज नंबर 74 पे दे रखा है। एक फारसी अनुवाद है महाभारत का, उसमें भगवान गणेश को बैठा दिखाया गया कि वो कैसे लिख रहे हैं। ऋषि व्यास बोलते जा रहे हैं और जो भगवान गणेश हैं वो लिखे जा रहे हैं, और उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि उनकी पूजा कर रही हैं, मतलब उनकी सेवा कर रही हैं। तो ये सब बातें आपको बतानी है कि भाई जो हमारे ट्रेडिशनली जो ऋषि व्यास हैं उनको इसका ऑथर माना जाता है, स्क्राइब भगवान गणेश हैं। लेकिन शुरुआत में जो चैरिटर बार्ड्स थे, जो सूत थे, जो रथकार थे, जो सारथी थे, उन्होंने लिखी। फिर बाद में ब्राह्मणों ने इसको लिखना शुरू कर दिया, और बीच में फिर डायडेक्टिक पोर्शन भी जोड़े गए, भगवान विष्णु की भक्ति की बातें भी जोड़ी गई। इसीलिए जो महाभारत पहले थोड़ा सा होता था, छोटे, उसमें केवल 10,000 से भी कम श्लोक थे, वो धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत बन गया। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो है हमारे लिए
डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ महाभारत हैपेंड इन रियलिटी? डिस्कस स्पेशली फोकसिंग ऑन एक्सकैवेशन बाय बीबी लाल एंड द्रौपदीज मैरिज। इसका उत्तर आपको पेज नंबर 75, 76 और 77 इन पर मिलेगा। तो 75, 76 और 77 के पेजेस पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो इसका जो हेडिंग है 6.3 द सर्च फॉर कन्वर्जेंस के नाम से है। इसमें दो बातों हमें ये देखना है कि जो महाभारत का इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है जिसमें इतनी अच्छी बड़ी कहानी है, पूरा महाकाव्य है, एक्चुअल में वहाँ पर ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, ऐसा वास्तव में महाभारत का युद्ध हुआ था भारत में या नहीं, ये देखना है। तो इसके लिए बीबी लाल एक जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हस्तिनापुर मेरठ के पास के एक गांव में खुदाई की थी। हस्तिनापुर वही मान सकते हैं जो जिसका महाभारत में जिक्र है, जो कौरवों की राजधानी थी। तो हो सकता है कि ये नाम का कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो महाभारत में भी जिस जोग्राफिकल लोकेशन का वर्णन है, अपर गैंजेस दोआब, वहीं पर वो गांव भी है, तो इसलिए उसको मान सकते हैं। लेकिन जब वहाँ वो खोदा गया तो जो उन्होंने कई लेयर की खुदाई की, जो खासकर हमारे सेकंड और थर्ड जो वो हैं ऑक्यूपेशनल लेवल्स, वो इम्पोर्टेंट है। जब इनकी खुदाई की गई तो यहाँ पर साधारण किस्म के मकान, मिट्टी के सरकंडों से बने हुए इस तरह के साधारण से मिले। महाभारत में जो विशाल महलों और इतने भव्य इमारतों, इतनी भव्य शहरों, सड़कों, इन सब का जो वर्णन है वो सब चीज़ें तो नहीं मिली। बहुत साधारण किस्म के मिट्टी के, सरकंडे के, लकड़ी के, इस तरह की चीज़ों के बने मकान, मतलब अब बेतरतीब सी गलियाँ, कुछ अनप्लान्ड सा बसावट, ऐसी चीज़ें मिली हैं। तो जो चीज़ हमें आर्कियोलॉजिकल वे में मिली है महाभारत के नाम पर, हस्तिनापुर के नाम पर, वो उसका वर्णन, उसका मैच उससे नहीं होता जो महाभारत टेक्स्ट में जो भव्यता का वर्णन है, इतने शानदार महलों, किलों और शहरों, गलियों, राजनिवास मार्गों, इनका जो वर्णन है, वो सब चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिली। बीबी लाल ने इसकी खुदाई भी की है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो उसका वर्णन है वो बाद में हुआ हो, जब शहर विकसित हो गए हों, जब भव्य महल बनते हों, भव्य राजमार्ग बनते हों, भव्य शहर बनते हों, किले बनते हों, तो उनकी बातों का वर्णन उन्होंने उस समय के महाभारत के रूप में कर दिया हो। या फिर ये कवि की कल्पना हो सकती, जब ये उसी समय लिखा गया हो जब एक्चुअल में घटना रही, लेकिन कवि इतने क्रिएटिव होंगे कि उन्होंने आगे बहुत भव्य भव्य बातें सोचकर खुद भी लिख दियो। तो ये बातें अभी हमारे मतलब इस पर अभी थोड़ा सा कोई यूनानिमिटी नहीं है कि वास्तव में जो महाभारत का जो टेक्स्ट में जितना अच्छे अच्छे भव्य चीज़ों का वर्णन है, वास्तव में वो चीज़ें थीं या नहीं, इसके बारे में अभी तक हमें पूरी क्लैरिटी नहीं है। पेज नंबर 75 और 76 में आप ये बात बता सकते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ जिस पर विवाद होता है वो है द्रौपदी की मैरिज, यानी जिसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री, यानी एक स्त्री के कई पति का होना। तो सवाल ये है कि भाई महाभारत जैसे ग्रंथ में जो मेन हीरो हैं, मतलब पांडव हैं, तो उनके साथ ही पॉलीएंड्री जैसी बात कैसे जोड़ दी? क्या उस समय पॉलीएंड्री यानी एक पत्नी के कई पति होना ये होता था? तो जो इतिहासकारों का मानना है कि उस समय होता होगा, लेकिन बाद में फिर इस बात को अच्छा नहीं माना जाता था, तो इसलिए महाभारत में ऐसी कथाएं भी जोड़ दी गई जो उसका जस्टिफिकेशन देती थी कि भाई द्रौपदी के 5 पति क्यों हो गए, कि भाई उसने जब पिछले जन्म में एक वर मांगा था शिव जी से, 5 क्वालिटी वाले पति मांगे थे, तो भगवान शिव ने उसको इस जन्म में 5 पति दे दिए, इस तरह की। और ऐसे कि उसने द्रौपदी के कहने, वो जो मतलब कुंती के कहने से सारे भाइयों ने उनको आप उसको पत्नी बना लिया, इस तरह के जस्टिफिकेशन दिए गए। तो इस तरह के जो जस्टिफिकेशन है, ये जो सब जो बातें हैं वो इस बात को दिखाती है कि पहले तो पॉलीएंड्री हो सकती, चलती हो उच्च समाज में भी, लेकिन बाद में फिर इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए जस्टिफिकेशन देके इसको सही ठहराने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ तो था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए अब नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हम देखते हैं कि आज भी जो हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पॉलीएंड्री चलती है। तो
इसलिए इस बात को पूरी तरह से हम खारिज भी नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता होगा, आज भी ये चलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये, और फिर सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों किया। जो इतिहास का मतलब जिन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने जो मेन जो हीरो फैमिली है पांडवों की, उनके साथ ही ये पॉलीएंट्री क्यों जोड़ दी? क्योंकि पॉलीएंट्री केवल एकमात्र विवाह का तरीका नहीं था, और भी तरीके थे विवाह के, और कोई सबसे अच्छा भी नहीं था, तो फिर इनके साथ क्यों जोड़ दी? तो ये कवि की कल्पनाओं के बाद मतलब जो होता है ना कि जब हम कोई नाटक लिखते हैं, कोई कवि जो कहानी या फिल्म बनाते हैं, तो कुछ क्रिएटिविटी शामिल करनी पड़ती है उसको और ज़्यादा रोचक बनाए। तो ये ऐसा मामला कुछ लग रहा है। और जो हमने एक बात उस पर की थी वहाँ पर भी की थी ना हमने, कि भाई जो हमारा हाँ कि वो जो क्या हमारी मतलब के सेम गोत्र में विवाह करने के बारे में क्या नियम थे। तो हमने बताया कि भाई वैसे तो सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए था, लेकिन सातवाहनों ने किए, और आज भी दक्षिण भारत में कई जगह पर सेम गोत्र में विवाह होते हैं। तो इस तरह से ये भी बात हुई, और अब हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और अब हम आते हैं आखिरी टॉपिक पर, और वो है डायनामिक टेक्स्ट। महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो डायनामिक टेक्स्ट क्यों है? यानी वो मरा नहीं है, एक जो उस समय लिख दिया तो ऐसा नहीं कि एज इट इज चले जा रहा है। उसके बाद अनेक भाषाओं में इसके नए नए रूप बनते रहे, उसमें लोकल कल्चर, लोकल जो संस्कृति है उसका वेरिएशन भी इसमें जुड़ता चला गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग ढंग से महाभारत को चित्रित किया गया। स्कल्पचर, पेंटिंग, प्लेज, डांस, अदर काइंड ऑफ नरेशंस, महाभारत पे आधारित बहुत सारे पेंटिंग्स बनते रहे हैं, स्कल्पचर बनते रहे हैं, नाटक होते रहे हैं, डांस होते रहे हैं, और भी जो दूसरी कलात्मक गतिविधियां वो होती रही हैं, साहित्य लिखा जाता रहा है। जैसे महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी का जो बड़ा फेमस जो बंगाली उपन्यास है वो लिखा है। तो ये इस बात को दिखाता है कि नई नई भाषाओं में लिखा जाना, नए नए रूपों में लिखा जाना, लोकल ट्रेडिशन को जोड़कर नए नए रूप में लिखा जाना, और जो आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे स्कल्पचर है, पेंटिंग है, प्ले है, डांस है, अदर काइंड ऑफ नरेशंस हैं, इन सब रूपों में महाभारत पुनः पुनः बार बार हमारे सामने आता है, नए रूप में आता है। ये मरा हुआ काव्य नहीं है, बल्कि जीवित काव्य जो नए रूप बदलता रहता है, नए नए आर्ट फॉर्म में आता रहता है। इसीलिए इसे एक डायनामिक टेक्स्ट कहते हैं। तो पेज नंबर 77 पर इसके बारे में आपको बता रखा है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हमने रिवीजन के तौर पर पूरा किया। ये सब चीज़ें हम बहुत गहराई से क्लास में तो पढ़ा ही चुके थे, आज हमने केवल उसको रिवीजन के तौर पर रखा है ताकि आपको जल्दी से याद आ जाए और आप इस चैप्टर पर आधारित किसी भी प्रकार के प्रश्न को कर सकें। अब आप जो कुछ हमने आज डिस्कस किया उसे ध्यान से किताब में भी पढ़ें और अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर लें। अब सभी को नमस्कार। अब हम अगले चैप्टर में के लिए फिर मिलेंगे।